डियर स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे इक्विलिब्रियम के बारे में। इक्विलिब्रियम समझने के लिए मैंने यहाँ पे एक रिएक्शन लिखी है, ए गिव्स बी। अगर हम मान लें कि हम ए के 100 मॉलिक्यूल्स ले लेंगे यहाँ पे पहले, तो रिएक्शन हम ए से ही स्टार्ट करेंगे। तो पहले क्या होगा कि ए के कुछ मॉलिक्यूल्स बी में तब्दील होंगे। तो अगर हम मानेंगे कि ए सेकंड में अगर सेकंड फर्स्ट में ए की कंसंट्रेशन वो कम होती जाएगी और बी की कंसंट्रेशन बढ़ती जाएगी, क्योंकि जब रिएक्शन नहीं स्टार्ट हुई थी तो ए के 100 मॉलिक्यूल्स एज सच होंगे, बी के मॉलिक्यूल्स 0 होंगे। और जो ही रिएक्शन स्टार्ट होगी तो ए की कंसंट्रेशन 100 से कम होती चली जाएगी और बी की कंसंट्रेशन बढ़ती चली जाएगी। अगर ए एक सेकंड के बाद ए के कुछ मॉलिक्यूल्स डिक्रीज होते हैं तो ऑटोमेटिकली यहाँ पे जो नंबर ऑफ़ मॉलिक्यूल्स रहेंगे वो 100 से कम रहेगा। यहाँ पे थोड़े नंबर ऑफ़ मॉलिक्यूल्स ऑफ बी वो बढ़ते जाएंगे। अगर दूसरे सेकंड में भी हमें लगता है कि ए की कंसंट्रेशन फिर डिक्रीज़ होती है और बी की कंसंट्रेशन मगर बढ़ती चली जा रही है, ये हमें ए सेकंड की मैं बात कर रहा हूँ। दूसरे सेकंड में भी हम देख रहे हैं कि ए की कंसंट्रेशन डिक्रीज़ होती है, बी की कंसंट्रेशन बढ़ती जा रही है। तीसरे सेकंड में भी हम देख रहे हैं कि ए की कंसंट्रेशन फिर डिक्रीज़ होती है और बी की कंसंट्रेशन फिर। फोर्थ सेकंड में भी हमें ऐसे लग रहा है। अब जो फिफ्थ सेकंड है, अब हमें लग रहा है कि फिफ्थ सेकंड में क्या होता है, हमें अब लग रहा है कि ए की कंसंट्रेशन अब डिक्रीज़ नहीं होती है। अगर हम माने फिफ्थ सेकंड में ये कंसंट्रेशन है, फिफ्थ सेकंड में 60 मॉलिक्यूल्स है इसके, और फिफ्थ सेकंड में हमें बी के मॉलिक्यूल्स उस वक्त हैं लेट 40। तो अब हमें अगर हम फिफ्थ सेकंड के बाद भी वेट करेंगे, हमें लग रहा है कि इसकी कंसंट्रेशन अब इससे डिक्रीज़ नहीं होती है और इसकी कंसंट्रेशन इससे इंक्रीज़ नहीं होती है। इसका ये मतलब नहीं है कि ए बी में तब्दील नहीं हो रहा है। इनफैक्ट उस वक्त जब हम पाँचवें सेकंड पे देख रहे हैं तो उस वक्त क्या होता है एक्चुअली, जब हमें ये लग रहा है कि अब ए की कंसंट्रेशन और डिक्रीज़ नहीं होती है, बी की कंसंट्रेशन और इंक्रीज़ नहीं होती है। तो अगर हम ये माने फिफ्थ सेकंड पे हो रहा है, सिक्स्थ सेकंड में भी यही है, सेवन्थ में भी है, एट्थ में भी है, तो उस वक्त हम कहेंगे जो फिफ्थ सेकंड में क्या होता है एक्चुअली ए बी में चेंज होता है, मगर जिस रफ्तार से ए बी में चेंज होता है उसी रफ्तार से बी ए में तब्दील होता है। तो ऑटोमेटिकली हम कहेंगे जो भी इसकी कंसंट्रेशन होगी, लेट अगर हम देखेंगे 60, तो ये अब डिक्रीज़ नहीं होगी और बी की कंसंट्रेशन जो है 40, ये अब इंक्रीज़ नहीं होगी, क्योंकि जितने मॉलिक्यूल्स अब बी में तब्दील होते हैं उतने ही मॉलिक्यूल्स बी के वापस ए में तब्दील होते हैं। तो इसकी कंसंट्रेशन कांस्टेंट रहेगी, इसकी कंसंट्रेशन कांस्टेंट रहेगी। तो हम ये कहेंगे कंसंट्रेशन ऑफ ए इज़ नॉट चेंजिंग विथ टाइम और कंसंट्रेशन ऑफ बी इज़ नॉट चेंजिंग विथ टाइम। तो वो स्टेट एक प्रोसेस में जब ऑब्जर्वेबल प्रॉपर्टीज़ लाइक कंसंट्रेशन या टेम्परेचर या कलर चेंज नहीं होगा विथ पैसेज ऑफ टाइम, हम कहेंगे कि इस प्रोसेस ने इक्विलिब्रियम अटेन किया है। तो हम इक्विलिब्रियम को डिफाइन करेंगे। इक्विलिब्रियम रिप्रेजेंट्स द स्टेट ऑफ ए प्रोसेस इन विच द प्रॉपर्टीज लाइक कंसंट्रेशन, टेम्परेचर, प्रेशर ऑफ द सिस्टम डू नॉट चेंज विथ टाइम। तो हम डिफाइन करेंगे इसको। इक्विलिब्रियम represents the state of a process in which the properties like temperature,
टेम्परेचर, प्रेशर और कंसंट्रेशन of the system do not change with time. तो equilibrium represents the state of a process in which the properties like temperature, pressure or concentration of the system do not change with time. मतलब वो स्टेट एक प्रोसेस में जब हमें ये लगेगा कि अब इसकी कंसंट्रेशन विथ पसेज ऑफ टाइम चेंज नहीं होती है, या इसकी कंसंट्रेशन पसेज ऑफ टाइम चेंज नहीं होती, तब हम कहेंगे उस वक्त एक प्रोसेस ने इक्विलिब्रियम अटेन किया है. जैसे कि मैंने यहाँ पे आपको कहा कि अगर हम एग्जांपल ले लेंगे, 5th सेकंड के बाद हमें लग रहा है कि अब इसकी कंसंट्रेशन चेंज नहीं होती है और न इसकी कंसंट्रेशन चेंज होती है, तो हम कहेंगे 5th सेकंड पे इस प्रोसेस ने इक्विलिब्रियम अटेन किया है. तो इनफैक्ट जब भी हम उस प्रोसेस की बात करेंगे जो इक्विलिब्रियम अटेन करती हो, तो वहाँ पे इनफैक्ट 2 अपोजिंग प्रोसेस होते हैं. अगर आप देखेंगे ए का बी में तब्दील होना, अगर हम इसको कहेंगे ये फॉरवर्ड प्रोसेस, और बी का वापस ए में तब्दील होना, इसको कहेंगे बैकवर्ड प्रोसेस. तो इनफैक्ट एट इक्विलिब्रियम 2 अपोजिंग प्रोसेसेस आर इन्वॉल्वड. और इक्विलिब्रियम पे क्या होता है, जो फॉरवर्ड प्रोसेस की स्पीड होती है उतनी ही स्पीड बैकवर्ड प्रोसेस की भी होती है. मतलब हम ये कहेंगे एट इक्विलिब्रियम द रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन एंड द रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन दे बिकम इक्वल. और जब रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन और रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन इक्वल होते हैं तो हम कहेंगे कि प्रोसेस ने इक्विलिब्रियम अटेन किया हो. तो ये इक्विलिब्रियम हमें बहुत सारे प्रोसेस में मिलते हैं. अगर हम इनकी एग्जांपल देने की कुछ प्रोसेस है, तो हम यहाँ पे एक बात यहाँ पे क्लियर हुई है कि जब भी कोई सिस्टम इक्विलिब्रियम अटेन करता हो तो वहाँ पे 2 अपोजिंग प्रोसेसेस होते हैं. जो मैंने यहाँ पे कहा, एक तो फॉरवर्ड प्रोसेस है और दूसरे हैं बैकवर्ड प्रोसेस. तो ये समझने के लिए कि किस किस प्रोसेस में हम इक्विलिब्रियम हमें अटेन होता है, तो अगर हम एक एग्जांपल ले लेंगे, एग्जांपल्स अगर हम एक कंटेनर ले लेंगे और इस कंटेनर में हम कुछ वाटर ले लेंगे और वाटर ले लेंगे 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर, और इसी 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर हम इसमें कुछ आइस क्यूब्स डालेंगे और इस सिस्टम को हम रखेंगे थर्मोस्टेट में. जिससे न हीट सिस्टम में न इंटर हो और न ही सिस्टम से ही बाहर निकले हीट. हम उसके लिए हम इसको थर्मोस्टेट में रखेंगे इस कंटेनर को, ताकि न हीट को ही हम अंदर जाने दें और न ही हीट ही सिस्टम से बाहर निकले, मतलब पानी और इस आइस क्यूब से न बाहर निकले. ये आइस क्यूब एक्चुअली जो ये प्रोसेस हैं, जो अगर आप ये रखेंगे यहाँ पे आइस क्यूब और वाटर 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर, आप देखेंगे कि ये जो आइस क्यूब है इसका जो साइज़ है वो डिक्रीज़ नहीं होगा, न इसकी शेप चेंज होगी. इनफैक्ट क्या इसका मतलब है कि आइस क्यूब
मेल्ट नहीं हो रहा है। इनफैक्ट जब आप फिर 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर रखेंगे, एक्चुअली आइस क्यूब मेल्ट होता है, मगर जिस रफ्तार से आइस क्यूब मेल्ट होता है लिक्विड में, उसी रफ्तार से लिक्विड मॉलिक्यूल्स फ्रीज होते हैं। तो ऑटोमेटिकली आप देखेंगे आइस क्यूब के साइज में कोई चेंज नहीं होगी। तो यहाँ पर भी आइस मेल्ट तो होता है और लिक्विड वाटर जो है वो फ्रीज होता है, और जिस रफ्तार से आइस मेल्ट होता है उसी रफ्तार से लिक्विड वाटर फ्रीज होता है। तो हम कहेंगे यहाँ पे जो लिक्विड है आइस क्यूब की हालत में, और आइस क्यूब जो यहाँ पे वाटर है आइस क्यूब की हालत में, और जो लिक्विड है उन्होंने इक्विलिब्रियम इख्तियार किया है। मतलब ये इस तरह से हम कहेंगे, जहाँ पे होगा जो रेट ऑफ मेल्टिंग ऑफ आइस वो होगा इक्वल टू रेट ऑफ फ्रीजिंग ऑफ वाटर। रेट ऑफ फ्रीजिंग ऑफ वाटर, रेट ऑफ फ्रीजिंग ऑफ वाटर इसके बराबर होगा ये। तो एक्चुअली जो यहाँ पे वाटर होगा सॉलिड स्टेट में, वो तब्दील होता है किसमें, वाटर ही में, और मोर ये है लिक्विड हालत में। मगर जिस रफ्तार से सॉलिड वाटर तब्दील होता है लिक्विड वाटर में, उसी रफ्तार से लिक्विड वाटर तब्दील होता है सॉलिड वाटर में। हम कहेंगे कि इस सॉलिड वाटर और लिक्विड वाटर ने इक्विलिब्रियम मेंटेन किया है। क्योंकि यहाँ पर भी दो अपोजिंग प्रोसेस हो रहे हैं। सॉलिड वाटर का मेल्ट होना ये एक प्रोसेस है, लिक्विड वाटर का फ्रीज होना ये भी दूसरी प्रोसेस है। और यहाँ पे जो दो प्रोसेस होती हैं, एक तो होती है मेल्टिंग और दूसरी होती है यहाँ पे फ्रीजिंग। पर जब ये प्रोसेस होते हैं, अगर आप देखेंगे, जब सॉलिड वाटर तब्दील होता है लिक्विड वाटर में, क्योंकि यहाँ पे सिर्फ स्टेट चेंज होती हैं, कंपोजिशन तो सेम रहता है। तो इसी तरह से जब लिक्विड वाटर तब्दील होता है सॉलिड वाटर में, यहाँ पर भी सिर्फ स्टेट चेंज होती हैं, कंपोजिशन तो सेम रहता है। तो ये जो दो प्रोसेसेस होते हैं, जैसे कि सॉलिड वाटर का लिक्विड वाटर में तब्दील होना, ये तो फिजिकल प्रोसेस है। लिक्विड वाटर का सॉलिड वाटर में तब्दील होना ये भी फिजिकल प्रोसेस है। जब हमें इक्विलिब्रियम उस प्रोसेस में मिले जहाँ पे दो अपोजिंग प्रोसेस जो हों वो फिजिकल चेंज इन्वॉल्व करते हैं, तो हम कहेंगे उस वक़्त ये इस इक्विलिब्रियम को फिजिकल इक्विलिब्रियम। तो फिजिकल इक्विलिब्रियम हम उस इक्विलिब्रियम को कहेंगे जो हमें मिलता है जहाँ पे दो अपोजिंग प्रोसेसेस जो होते हैं वो फिजिकल चेंज करती हो। जैसे कि सॉलिड वाटर का लिक्विड वाटर में तब्दील होना, ये तो फिजिकल चेंज है। लिक्विड वाटर का सॉलिड वाटर में तब्दील होना, ये भी फिजिकल चेंज है। जब दो अपोजिंग प्रोसेसेस इक्विलिब्रियम जब किसी प्रोसेस में होगा और वो इक्विलिब्रियम जो वहाँ पे दो अपोजिंग प्रोसेसेस होंगे वो सिर्फ फिजिकल चेंज लाती हूँ, तो हम कहेंगे उस इक्विलिब्रियम को फिजिकल इक्विलिब्रियम। सो इट इज़ एन एग्जांपल ऑफ फिजिकल इक्विलिब्रियम। फिजिकल इक्विलिब्रियम तो हम ये कह सकते हैं कि इफ द अपोजिंग प्रोसेस इन्वॉल्व ओनली फिजिकल चेंज द इक्विलिब्रियम इज कॉल्ड फिजिकल इक्विलिब्रियम। और अगर दो अपोजिंग प्रोसेस जो होंगे अगर वो केमिकल चेंज इन्वॉल्व करते हों तो हम उस वक्त ऐसे इक्विलिब्रियम को हम कहेंगे केमिकल इक्विलिब्रियम। सो दिस इज एन एग्जांपल ऑफ ए फिजिकल इक्विलिब्रियम। एक और यहाँ पे मैं एग्जांपल दिखाना चाहूँगा फिजिकल इक्विलिब्रियम की। अगर आप वाटर ले आएंगे
अगर यहाँ पे मरकरी होगा इसमें, और यहाँ पे अभी आपने वाटर नहीं लिया हो, यहाँ पे वैक्यूम हो, यहाँ पर भी वैक्यूम हो, तो ऑटोमेटिकली जो मरकरी होगा दो लिम्ब्स में, उनकी हाइट सेम होगी। अगर हम इसमें अब पानी लाएंगे और इस सिस्टम को भी हम थर्मोस्टेट में रखेंगे ताकि टेम्परेचर कांस्टेंट रहे, तो आप देखेंगे पहले आप देखेंगे कि ये जो, चूँकि जब भी आप लिक्विड इसमें रखेंगे, बिकॉज ऑफ इवापोरेशन वाटर मॉलिक्यूल्स वेपर में तब्दील हो जाएंगे, और जो ये वेपर में तब्दील हो जाएंगे, दे विल कोलाइड विद द वॉल्स ऑफ द कंटेनर, they will collide with the surface of liquid, they will also collide with this mercury limb, mercury surface present in this left limb। तो जब ये इसके साथ कोलाइड करेंगे, they will exert, these vapors will exert some force, तो उससे क्या होगा, ये नीचे चले जाएगा, और ये इसका जो ये ऊपर चला जाएगा। तो कुछ टाइम के बाद आप समझो 1 सेकंड के बाद आप ये देख रहे हैं कि ये नीचे आ रहा है, ये ऊपर, दूसरे सेकंड में भी आप देख रहे हैं, तीसरे सेकंड में भी आप ये नीचे, 5th सेकंड में समझो आपने ये देखा यहाँ पर, अभी यहाँ पर आ गया, तो अभी रुक गया है। तो इसका मतलब है कि अगर ये रुक रहा है, तो इसका मतलब है कि क्या कि अब जो यहाँ पे डिफरेंस है इन दो लिम्ब्स में, ये अब कांस्टेंट होती है, ये अब कांस्टेंट रहेगी, ये अब ज़्यादा अब ये बढ़ती नहीं है। तो इसका मतलब है कि एक्चुअली यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे पहले जो लिक्विड वाटर मॉलिक्यूल्स थे वो वेपर में चले जाएंगे, और कुछ टाइम के बाद, जैसे कि लेट एट 4th सेकंड, जितने भी वेपर्स ऊपर होंगे, समझो कि ये लेट 100 वेपर्स हैं वहाँ पे, अब 100 वेपर्स ने ये जो प्रेशर एक्सर्ट किया है, लेट इन्होंने इस मरकरी लिम्ब को यहाँ नीचे ले आया, तो ऑटोमेटिकली ये अकॉर्डिंगली ऊपर चला जाएगा, तो यहाँ पे इन लिम्ब्स के मरकरी में कुछ डिफरेंस पैदा होगा। अब आपको लग रहा है 4th सेकंड के बाद अब ये डिफरेंस कांस्टेंट रहती है। इसका मतलब है कि जो 100 मॉलिक्यूल्स यहाँ पे रहे हैं आफ्टर 4th सेकंड, इसका मतलब है कि ये अब चेंज नहीं होते हैं। तो क्या इसका मतलब है कि ये चेंज नहीं होते हैं कि लिक्विड वेपर्स में तब्दील नहीं होता है? इनफैक्ट लिक्विड वाटर जो वेपर्स में तब्दील होता है, मगर समझो अगर ये 5 लिक्विड मॉलिक्यूल्स वेपर्स में तब्दील होते हैं, मगर उसी रफ्तार से जो 5 वेपर मॉलिक्यूल्स हैं वो लिक्विड में तब्दील होते हैं, तो ऑटोमेटिकली इनका जो नंबर रहेगा वो 100 ही रहेगा। तो जब ये 100 ही है, तो ऑटोमेटिकली ये भी प्रेशर जो एक्सर्ट करेंगे वो अब कांस्टेंट ही रहेगा, ये बढ़ता ये अब नहीं बढ़ेगा। तो इसका मतलब है कि हम कहेंगे 4th सेकंड के बाद 4th सेकंड में इस सिस्टम ने इक्विलिब्रियम मेंटेन किया है। यहाँ पे जो वाटर है लिक्विड हालत में, ये वेपर्स में तब्दील होता था H2O गैस फेज में, मगर 4th सेकंड के बाद जिस तेज़ी के साथ लिक्विड वाटर मॉलिक्यूल्स गैसियस वाटर मॉलिक्यूल में तब्दील होते हैं, उसी तेज़ी से गैसियस वाटर मॉलिक्यूल्स लिक्विड वाटर में तब्दील होते हैं। तो हम कहेंगे 4th सेकंड पर इस प्रोसेस ने क्या अटेन किया है, इक्विलिब्रियम। और जब इसने इक्विलिब्रियम अटेन किया है, तो ऑटोमेटिकली ऑब्जर्वेबल प्रॉपर्टी लाइक प्रेशर, उसका जो वैल्यू अब कांस्टेंट रहता है, ये अब चेंज नहीं होता है विद पैसेज ऑफ टाइम। तो जैसे कि हम कहेंगे कि वहाँ यहाँ पे इस वाटर इन लिक्विड स्टेट और वाटर जो गैसियस स्टेट है, इसने अब इक्विलिब्रियम अटेन किया है। तो अगर जब अटेन किया है, चूँकि यहाँ पर भी 2 प्रोसेस होते हैं, एक तो लिक्विड वाटर का गैस में तब्दील होना, दैट इज़ अगर हम कहेंगे ये इवापोरेशन है, और गैसियस वाटर का लिक्विड में, ये तो कंडेंसेशन है,
तो हम कहेंगे एट इक्विलिब्रियम द रेट ऑफ इवापोरेशन बिकम्स इक्वल टू रेट ऑफ कंडेंसेशन। और इवापोरेशन में लिक्विड वाटर गैस में तब्दील होता है, ये भी वाटर है और ये भी वाटर है, मतलब कंपोजिशन सेम है, सिर्फ स्टेट चेंज होती है। तो इवापोरेशन एक फिजिकल प्रोसेस है। कंडेंसेशन में भी वाटर जो गैसियस फॉर्म में है वो लिक्विड वाटर में तब्दील होता है। तो गैसियस वाटर का लिक्विड वाटर में तब्दील होना ये भी फिजिकल प्रोसेस है। तो जब इक्विलिब्रियम उस प्रोसेस में हों जहाँ पे दो अपोजिंग जो प्रोसेस होंगे वो फिजिकल चेंज इन्वॉल्व करते हों, तो हम कहेंगे इस इक्विलिब्रियम को फिजिकल इक्विलिब्रियम। तो ये भी फिजिकल इक्विलिब्रियम की एक एग्जांपल है। तो इसी तरह से हम अब समझा सकते हैं केमिकल इक्विलिब्रियम। हमारे पास CaCO3 है, कैल्शियम कार्बोनेट, और अगर कैल्शियम कार्बोनेट डिकम्पोज होता है कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड में, और जो ही कैल्शियम कार्बोनेट डिकम्पोज होगा कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड में, तो कुछ टाइम के बाद हमें लगता है कि इसकी जो कंसंट्रेशन है वो चेंज नहीं होती है, या इनकी जो कंसंट्रेशन है वो चेंज नहीं होती है। मतलब कुछ टाइम के बाद इस प्रोसेस ने इक्विलिब्रियम अटेन किया है। मतलब जिस तेज़ी से कैल्शियम कार्बोनेट डिकम्पोज होता है कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड में, उसी तेज़ी के साथ कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड आपस में मिलकर कैल्शियम कार्बोनेट बनाते हैं। तो ऑटोमेटिकली इसकी जो कंसंट्रेशन होगी वो कांस्टेंट रहेगी और इनकी जो कंसंट्रेशन होगी वो कांस्टेंट रहेगी। तो यहाँ पर भी इक्विलिब्रियम अटेन हुआ। पर इस इक्विलिब्रियम में जो फॉरवर्ड प्रोसेस हैं ये भी एक केमिकल चेंज है, क्योंकि कैल्शियम कार्बोनेट कैल्शियम ऑक्साइड कार्बन डाइऑक्साइड में तब्दील होता है, ये केमिकल चेंज है। कैल्शियम कार्बोनेट और कार्बन डाइऑक्साइड आपस में मिलकर कैल्शियम कार्बोनेट बनाते हैं, ये भी एक केमिकल चेंज ही है। वो प्रोसेस जिसमें अपोजिंग प्रोसेस जो होंगे, जो अपोजिंग प्रोसेस होंगे इक्विलिब्रियम में, अगर वो केमिकल चेंज इन्वॉल्व करते हैं तो हम उस वक्त उस इक्विलिब्रियम को हम केमिकल इक्विलिब्रियम कहते हैं। तो ये है फिर केमिकल इक्विलिब्रियम की एक एग्जांपल। कैल्शियम कार्बोनेट का कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड, अगर आपको पता होगा कैल्शियम कार्बोनेट ये एक कंपाउंड है, कैल्शियम ऑक्साइड दूसरा, कार्बन डाइऑक्साइड एक और डिफरेंट कंपाउंड है। वो प्रोसेस जिसके द्वारा हमें नए सब्सटेंस मिलते हैं, दैट इज ए केमिकल प्रोसेस। तो कैल्शियम कार्बोनेट का कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड बनाना ये केमिकल प्रोसेस है। तो इसी तरह से अगर कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड को आपस में मिला ये कैल्शियम कार्बोनेट होगा, तो ये कैल्शियम कार्बोनेट इनसे डिफरेंट है, तो ये भी एक केमिकल प्रोसेस है। तो यहाँ पे फॉरवर्ड प्रोसेस भी केमिकल चेंज इन्वॉल्व करते हैं और बैकवर्ड जो प्रोसेस है वो भी एक केमिकल चेंज इन्वॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे जो दो अपोजिंग प्रोसेस हैं वो इन्वॉल्व करते हैं केमिकल चेंज। वो इक्विलिब्रियम जो हमें मिलता है उन प्रोसेस में जहाँ पे दोनों अपोजिंग प्रोसेसेस केमिकल चेंज इन्वॉल्व करते हैं, उसको हम केमिकल इक्विलिब्रियम कहते हैं। तो ये आप याद रखेंगे। इक्विलिब्रियम में चाहे फिजिकल और केमिकल इक्विलिब्रियम, यहाँ पे जो कंसंट्रेशन होती है चाहे रिएक्टेंट या प्रोडक्ट की, वो फिर कांस्टेंट रहती है एट ए कांस्टेंट टेम्परेचर, प्रोवाइडेड आप टेम्परेचर ना चेंज करें। ऑटोमेटिकली इक्विलिब्रियम पर इसकी जो कंसंट्रेशन होगी वो कांस्टेंट रहेगी। अगर हम लेट इसकी कंसंट्रेशन इक्विलिब्रियम पर x है, लेट इसकी कंसंट्रेशन y है और लेट इसकी भी कंसंट्रेशन y है, इसका मतलब है कि विथ पैसेज ऑफ टाइम अगर हम कुछ टाइम के लिए वेट भी करेंगे एट कांस्टेंट टेम्परेचर, इसकी कंसंट्रेशन फिर भी x ही रहेगी, इसकी कंसंट्रेशन फिर भी y और इसकी कंसंट्रेशन फिर भी y ही रहेगी। तो एक और पॉइंट यहाँ पे आप याद रखेंगे, इक्विलिब्रियम पे जो कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स या प्रोडक्ट्स की जो होते हैं वो फिर कांस्टेंट रहती हैं, दैट डज नॉट चेंज विथ टाइम एट ए पर्टिकुलर टेम्परेचर। तो जो भी ये इक्विलिब्रियम है इसकी कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हैं फिजिकल इक्विलिब्रियम के भी और केमिकल इक्विलिब्रियम के। अगर मैं यहाँ पे लिखूँ पहले फिजिकल इक्विलिब्रियम, पहली जो कैरेक्टरिस्टिक है इस फिजिकल इक्विलिब्रियम की,
एक कैरेक्टरिस्टिक्स है कि जब भी फिजिकल इक्विलिब्रियम अटेन होगा तो वहाँ पे जो ऑब्जर्वेबल प्रॉपर्टीज़ हैं वो चेंज नहीं होंगी। जैसे कि मैंने यहाँ पे दिखाया आपको फिजिकल इक्विलिब्रियम में कि यहाँ पे फिर जब मेल्टिंग ऑफ आइस की हम बात करें तो आप देखेंगे इक्विलिब्रियम पे अब इसका जो साइज़ होगा या इसका मास होगा ये चेंज नहीं होगा। तो हम कहेंगे ऑब्जर्वेबल प्रॉपर्टी जो होगी उसका वैल्यू कांस्टेंट रहेगा एट ए कांस्टेंट टेम्परेचर। और यहाँ पे ऑब्जर्वेबल प्रॉपर्टी हम कहेंगे साइज ऑफ दिस आइस क्यूब या मास ऑफ दिस आइस क्यूब। तो एक प्रॉपर्टी है कि एट फिजिकल इक्विलिब्रियम व्हाट हैपेंस द ऑब्जर्वेबल प्रॉपर्टीज बिकम कांस्टेंट। observable properties attain constant value। और जो दूसरी कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी है इसके, अगर इक्विलिब्रियम जो है इक्विलिब्रियम पे प्रोसेसेस स्टॉप नहीं होते हैं बल्कि प्रोसेस होते जा रहे हैं, मगर जिस तेज़ी से फॉरवर्ड प्रोसेस होती है उसी तेज़ी से बैकवर्ड प्रोसेस भी होती है। मतलब जब इक्विलिब्रियम अटेन होता है उसका मतलब आइस का मेल्ट होना स्टॉप नहीं होता है, बल्कि जिस तेज़ी से आइस क्यूब मेल्ट होता है उसी तेज़ी से लिक्विड वाटर फ्रीज होता है, जिसकी वजह से हमें कोई चेंज नहीं लगता है इसके साइज़ या मास में। तो हम कहेंगे एट इक्विलिब्रियम द टू अपोजिंग प्रोसेस आर टेकिंग प्लेस। एट इक्विलिब्रियम टू opposing processes are taking place with equal rate, that is equilibrium is डायनामिक इन नेचर। ये डायनामिक है, मतलब यहाँ पे प्रोसेसेस स्टॉप नहीं होती हैं इक्विलिब्रियम पर। एक और इम्पोर्टेंट चीज़ है यहाँ पे जो इक्विलिब्रियम हो, अगर वहाँ पे कुछ ऐसे प्रोसेस हों जहाँ पे हमारा एक प्रोडक्ट गैस हो, जैसे कि मैंने यहाँ पे लिक्विड वाटर का वाटर इन द गैसियस स्टेट में तब्दील होना, वेपर्स बना देना। तो ये इक्विलिब्रियम हमें तभी अटेन हो सकता है जब हम इस प्रोसेस को क्लोज्ड कंटेनर में करें, क्योंकि अगर क्लोज्ड कंटेनर में नहीं करेंगे तो ऑटोमेटिक जो वेपर्स बनेंगे तो वो चले जाएंगे, तो ऑटोमेटिकली तो हम फिर ये इक्विलिब्रियम अटेन नहीं कर पाएंगे। जैसे कि थोड़ा मैं इसको समझाने की कोशिश करूँगा। आप समझो कि जैसे कि जो ही लिक्विड वाटर वेपर्स बनाता चला जाएगा तो जब इनकी तादाद 100 बन जाएगी, हम सपोज करेंगे जब इनकी जो तादाद होगी वो 100 बन जाएंगे वेपर्स में, तब ही जितने वाटर मॉलिक्यूल्स लिक्विड से वेपर बनाते हैं तब ही वेपर वाटर मॉलिक्यूल्स लिक्विड में तब्दील होते हैं उसी नंबर से। मतलब जब यहाँ पे 100 बन जाएंगे तो उस वक्त जितने वाटर मॉलिक्यूल्स वेपर में तब्दील होते हैं उतने ही वाटर मॉलिक्यूल्स वेपर के जो हों वो लिक्विड में तब्दील होते हैं। तो उसके लिए आप समझो कि उसके लिए ये 100 होना ज़रूरी है। 100 मतलब उस वक्त ये 100 मॉलिक्यूल्स तब ही लिक्विड में ये 100 मॉलिक्यूल्स जिस तेज़ी से लिक्विड में तब्दील हो जाएंगे उसी हिसाब से लिक्विड मॉलिक्यूल्स वेपर में तब्दील होने चाहिए। तो इसके लिए शर्त है कि यहाँ पे 100 वेपर्स मॉलिक्यूल्स बनने चाहिए, तब ही रेट ऑफ इवापोरेशन और रेट ऑफ कंडेंसेशन इक्वल होगी।
अगर हम इसको ओपन कंटेनर में रखेंगे तो ऑटोमेटिकली जो भी वेपर बनेंगे ये चले जाएंगे, तो ऑटोमेटिकली इनका तादाद जो होगा वो 100 नहीं बनेगा, तो ऑटोमेटिकली जो रेट ऑफ कंडेंसेशन होगी वो इक्वल नहीं बन जाएगी रेट ऑफ इवापोरेशन की, तो ऑटोमेटिकली हमें इक्विलिब्रियम अटेन नहीं होगा। तो हम यहाँ पे एक और चीज़ यहाँ पे हमें याद रखनी है, इफ़ द इक्विलिब्रियम इन्वॉल्व गैसेस, अगर हमें इक्विलिब्रियम जो जिस प्रोसेस में होता है अगर वहाँ पे गैसेस इन्वॉल्व होते हैं तो हमें वो क्लोज्ड वेसल्स में ही अटेन होगा। तो एक और, if equilibria involve gases then such an equilibrium can be attained only in closed vessels। ये आप याद रखेंगे यहाँ पे कि अगर हमें इक्विलिब्रियम जिस प्रोसेस में अटेन होता है अगर वहाँ पे कोई रिएक्टेंट या प्रोडक्ट गैसियस फॉर्म में होगा तो उस प्रोसेस में वो इक्विलिब्रियम तब ही अटेन होगा जब उसको हम क्लोज्ड कंटेनर में कैरी करें। तो ये आप याद रखेंगे। एक और पॉइंट फिजिकल इक्विलिब्रियम के लिए एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पे इक्विलिब्रियम पे कंसंट्रेशन, अगर हम फिजिकल इक्विलिब्रियम की बात करें जो कंसंट्रेशन सबस्टेंस की होती हैं वो कांस्टेंट रहती हैं। मतलब अगर हम यहाँ पे देखेंगे पानी जितना भी इक्विलिब्रियम में लिक्विड स्टेट में वाटर होगा वो उसका मकदार उतना ही रहेगा और जितना वाटर वेपर स्टेट में होगा वो उतना ही रहेगा। मतलब कंसंट्रेशन एट इक्विलिब्रियम, जो कंसंट्रेशन डिफरेंट सब्सटेंस की होगी वो कांस्टेंट होगी एट अ कांस्टेंट टेम्परेचर। तो हम एट इक्विलिब्रियम concentration of different substance remain constant at constant temperature provided आप temperature change न करोगे इक्विलिब्रियम प्रोसेस के दौरान, इक्विलिब्रियम प्रोसेस पे आपको टेम्परेचर कांस्टेंट रखना होगा। तो ये थे कुछ इंपॉर्टेंट जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं फिजिकल इक्विलिब्रियम के। इसी तरह से अगर हम केमिकल इक्विलिब्रियम की बात करेंगे, केमिकल इक्विलिब्रियम जो है उसके भी कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हैं हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। फिर केमिकल इक्विलिब्रियम में हम कहेंगे यहाँ पे कैल्शियम कार्बोनेट की डिकम्पोजिशन की हम डिस्कस करेंगे। कैल्शियम ऑक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड, इट इज कार्बोनेट, ये है कैल्शियम ऑक्साइड और ये है ऑक्साइड कार्बन डाइऑक्साइड। अगर इक्विलिब्रियम इस प्रोसेस में अटेन हुआ है तो इक्विलिब्रियम पे जो कैल्शियम कार्बोनेट की कंसंट्रेशन होगी वो कांस्टेंट रहेगी। इसी तरह से जो कैल्शियम ऑक्साइड होगा या कार्बन डाइऑक्साइड होगा उसकी कंसंट्रेशन भी कांस्टेंट रहेगी एट कांस्टेंट टेम्परेचर। तो इसकी कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स है। of नंबर 1 जो केमिकल इक्विलिब्रियम होगा उसमें क्या होता है
जो एट अ पर्टिकुलर टेम्परेचर जो कंसंट्रेशन होगी रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट से वो कांस्टेंट रहती है एट इक्विलिब्रियम concentration of reactants and products remain constant at constant temperature। मतलब अगर हम ये कहेंगे इस तरह से कि अगर इस प्रोसेस में इक्विलिब्रियम अटेन हुआ है तो यहाँ पे आप समझो इसके 10 मोल्स हैं और लेट यहाँ पे इसके 5 मोल्स हैं, इसके भी 5 मोल्स हैं। तो अगर इस प्रोसेस ने इक्विलिब्रियम अटेन किया है, चूँकि इक्विलिब्रियम पे इसके 10 मोल्स हैं, इसके 5 मोल्स, इसके 5 मोल्स, अब ये चेंज नहीं होगा विथ पैसेज ऑफ टाइम, प्रोवाइडेड हम टेम्परेचर का कांस्टेंट रहेंगे कि इसकी कंसंट्रेशन अब इक्विलिब्रियम पे यही रहेगी, ये कांस्टेंट रहेगी 10 मोल्स, इसकी भी कंसंट्रेशन सेम रहेगी, इसकी भी सेम रहेगी। ये यहाँ पे इस जो है मैंने यहाँ पे लिखा, इसका मतलब ये है यहाँ पे। और दूसरी बात है जो इक्विलिब्रियम होता है एट इक्विलिब्रियम यहाँ पे प्रोसेस स्टॉप नहीं होती है। इनफैक्ट रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन और रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन बिकम्स इक्वल। इक्विलिब्रियम रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन एंड रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन, और एट इक्विलिब्रियम पे क्या होता है, रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन और रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन दे बिकम इक्वल। और हम कहेंगे मतलब इक्विलिब्रियम पे प्रोसेस स्टॉप नहीं होती है, दैट इज इक्विलिब्रियम इज डायनेमिक इन नेचर। एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि इक्विलिब्रियम तब ही अटेन होगा कि जब आप कोई भी रिएक्टेंट या प्रोडक्ट को आप बाहर नहीं निकालोगे। फॉर एग्जांपल तीसरा पॉइंट मैं यहाँ पे कहना चाहूँगा कि फॉर एग्जांपल जैसे कि इस प्रोसेस में अगर इक्विलिब्रियम अटेन हुआ आप 10 मोल्स यहाँ पे 5, और अगर समहाउ इसको आप 1 मोल यहाँ से बाहर निकालोगे तो ये इक्विलिब्रियम अटेन नहीं होगा। या इसमें से कोई मोल यहाँ, अगर इस पर 10 मोल्स थे, आप इसमें से कोई मोल निकालोगे तो इक्विलिब्रियम अटेन नहीं होगा। तो इक्विलिब्रियम पे आप किसी रिएक्टेंट या प्रोडक्ट को बाहर नहीं निकाल सकोगे, क्योंकि वैसा करने से इक्विलिब्रियम फिर डिस्टर्ब होगा। तो हम कहेंगे a chemical equilibrium can be established only if none of the products is allowed escape out or separate out as a solid. A chemical equilibrium is attained if none of the reactant or product is allowed to escape। जो हम इस जो ये इक्विलिब्रियम है इसको हम इस कैरेक्टरिस्टिक को आगे भी देखेंगे कि मतलब यहाँ पर भी, यहाँ अगर इक्विलिब्रियम यहाँ पे अटेन हुआ है तो आप किसी को यहाँ पे बाहर नहीं निकाल सकोगे। या मतलब अगर ये चूँकि गैसियस हालत में होता है कि अगर आप इस गैस को यहाँ पे अलाउ करोगे बाहर निकलना तो इक्विलिब्रियम एस्टेब्लिश नहीं होगा। तो इक्विलिब्रियम पे जब इक्विलिब्रियम किसी प्रोसेस में अटेन होगा तो आप फिर किसी भी रिएक्टेंट या प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन को चेंज नहीं कर पाओगे, या आपको वो चेंज नहीं करनी है। तो एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट है यहाँ पे, इक्विलिब्रियम कैन बी अटेन्ड
आइदर साइड। आप समझो अगर हम यही प्रोसेस की बात करेंगे कि एट ए गिवन टेम्परेचर हमें इक्विलिब्रियम अटेन हुआ है इस प्रोसेस में, इसके 10 मोल्स हैं, इसके 5 मोल्स हैं, इसके फॉर एग्जांपल 5 मोल्स हैं। अगर आप इन्हीं कंडीशंस पे इसके ही 15 मोल्स ले आते हैं, अगर आप कैल्शियम ऑक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड जो है, अगर आप फॉर एग्जांपल इसके 15 मोल्स ले आते हैं, इसके 15 मोल्स ले आते हैं, जिन कंडीशंस पे आपने ये रिएक्शन, इस रिएक्शन ने इक्विलिब्रियम अटेन किया है, अगर हम इसी कंडीशंस पे आप ये ले लेंगे तो ये ऑटोमेटिकली क्या होगा, ये तब्दील होगा इसमें, ये ऑटोमेटिकली कैल्शियम कार्बोनेट बनाएगा, प्रोवाइडेड अगर आप इन्हीं कंडीशंस पे इनको आप ले आओगे तो यहाँ पर भी ये इस तरह से तब्दील होगा कि यहाँ पे मैंने 15 मोल्स, ये 5 मोल्स ये रहेंगे यहाँ पे, ये भी 5 मोल्स, और इनके जो 10 मोल्स हैं वो आपस में मिलकर यहाँ के 10 मोल्स बनाएंगे। तो वही कहने का मतलब है कि चाहे आप रिएक्टेंट को ले आओ तो ये भी इक्विलिब्रियम अटेन कर सकेगा, और अगर आप उसी प्रोसेस के प्रोडक्ट्स ले आते हो अंडर सिमिलर कंडीशंस तो इक्विलिब्रियम उस साइड से भी अटेन होगा। जैसे कि हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, कैल्शियम ऑक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड, ये इस तरह से कैल्शियम कार्बोनेट में तब्दील होगा, तो इक्विलिब्रियम इस साइड से भी अटेन होगा और ऐसे भी अटेन होगा। तो एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि अगर आप कैटलिस्ट डालोगे तो जो कैटलिस्ट है दैट डज नॉट चेंज द स्टेट ऑफ इक्विलिब्रियम, तो हम यहाँ पे कहेंगे catalyst does not change the state of equilibrium। मतलब अगर मैं यहाँ पे देखूँ, अगर हम इसी रिएक्शन को ले लेंगे कैल्शियम कार्बोनेट, अगर हम इसके 15 मोल्स ले आते हैं तो ये तब्दील होता था कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड में। तो जो ही तब्दील होता आप समझो इसके 5 मोल्स ब्रेक हो गए, तो यहाँ पे इसके फिर 5 मोल्स बन गए, इसके 5 मोल्स बन गए, तो यहाँ पे फिर कितने रहेंगे 10 मोल्स, क्योंकि 5 इसमें तब्दील हो गए। तो ये इक्विलिब्रियम अटेन करने के लिए इसको लेट 100 मिनट्स लगती थी, 100 मिनट्स में ये इक्विलिब्रियम अटेन होता था। अगर आप कैटलिस्ट डालोगे यही इक्विलिब्रियम जो अटेन होगा वो 100 मिनट्स के बदले 1 मिनट में ही अटेन होगा, मगर कैटलिस्ट डालने पर भी ये कैल्शियम ऑक्साइड 5 मोल्स ही रहेगा, कार्बन डाइऑक्साइड 5 मोल्स ही, और कैल्शियम कार्बोनेट 10 मोल्स ही रहेगा इक्विलिब्रियम पर। वो मतलब इसका मतलब है कि यहाँ पे कि जो कैल्शियम कार्बोनेट है इक्विलिब्रियम पे इसकी जो कंसंट्रेशन होगी अंडर गिवन सेट ऑफ कंडीशंस वो सेम ही रहेगी, सिंपली कैटलिस्ट से इक्विलिब्रियम अटेन जो होगा वो क्विकली होगा। तो यही कहेंगे कैटलिस्ट डज नॉट चेंज द स्टेट ऑफ इक्विलिब्रियम, जो इसका स्टेट होगा इक्विलिब्रियम का वो कांस्टेंट ही रहेगा, सिंपली इक्विलिब्रियम जो अटेन होगा वो क्विकली अटेन होगा। मतलब अगर इसको कैल्शियम कार्बोनेट को कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड के साथ इक्विलिब्रियम अटेन करने में 100 मिनट्स लगते थे, कैटलिस्ट डालने पर यही इक्विलिब्रियम अटेन होने में सिर्फ 1 मिनट लग सकता है। मगर जो इक्विलिब्रियम पे कंसंट्रेशन कैल्शियम कार्बोनेट की थी बिफोर एडिंग कैटलिस्ट वो वही रहेगी जो आपने देखी होगी कैटलिस्ट ऐड करने पर। चाहे कैटलिस्ट डालने से पहले भी जो इक्विलिब्रियम पर जो इसकी कंसंट्रेशन होगी लेट वो 10 मोल है, तो इक्विलिब्रियम ऐड करने पर भी ये 10 मोल रहेगी, ये कैटलिस्ट ऐड करने पर भी ये 10 मोल ही रहेंगे, और कैटलिस्ट अगर आपने नहीं भी डाला होगा वो 10 मोल ही रहेगा। तो इसी तरह से कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड में भी यही होगा,
सिर्फ इक्विलिब्रियम, ये कैटलिस्ट क्या करेगा, कैटलिस्ट इस इक्विलिब्रियम को अटेन करने में हमें हेल्प करेगा, जल्दी अटेन होगा ये इक्विलिब्रियम। तो ये थे कुछ इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स रिगार्डिंग फिजिकल इक्विलिब्रियम और केमिकल इक्विलिब्रियम के बारे में, या इक्विलिब्रियम किसको कहते हैं। थैंक यू डियर स्टूडेंट्स।